हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये 5वां वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए में लिखा है, पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बी में लिखा है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, बिल्कुल सही है। और अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ए और बी दोनों ही सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कथन बी में लिखा है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और सी में लिखा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ए बिल्कुल सही है। पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इसमें सही है। बी में लिखा है ए और बी। अब सी क्यों गलत है? इसमें लिखा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, इसीलिए सी गलत है। ए और बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और चौथा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। बी में लिखा है, सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। सी में लिखा है, सहारा में रातें ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। और डी में लिखा है, सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, बिल्कुल सही है। जब ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है जियोग्राफी में, तो उसमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था। बी में लिखा है, सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है, ये भी सही है। सहारा में रातें ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। और सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ये भी सही है। ए बी सी डी चारों ही सही लिखे हुए हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो लोग हैं सहारा रेगिस्तान में भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये वस्त्र जो हैं इन्हें तेज धूप और रात में ठंडे तापमान से बचाने का काम करते हैं, इसीलिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कि जो सही मिले हुए हैं वह बताने हैं। तो पहला, चूना पत्थर संगमरमर सही है। चिकनी मिट्टी सिलेट, ये भी सही है। मूल शैल चिकनी मिट्टी और कायांतरित सिलेट, ये भी सही है। बलुआ पत्थर संगमरमर, ये गलत है क्योंकि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, इसीलिए सी गलत हो गया। ए और बी इसमें सही हैं।
यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं? पहला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन और हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन और आर्गन और चौथा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में बड़ा भाग बनाती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लगभग 21% है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन में लिखा है बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। बी में लिखा है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है ये गलत है। इसमें लिखा है बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ये गलत हो गया। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, ये सही लिखा हुआ है। ए गलत लेकिन बी सही, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन लिखा है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। बी में लिखा है मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। तो इसमें ए तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। और बी में लिखा है कि मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। ए सही है, बी गलत है। तो इसमें केवल ए सही, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको इसे याद रखना है। पहला है वेल्लार, दूसरा है उजवार, तीसरा है कडेसियार और चौथा है अदमई। तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को, बड़े भूस्वामी को वेल्लार या वेल्लाल, कहीं कहीं वेल्लाल भी लिखा है, पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, उजवार, कडेसियार और अदमई, ये कौन लोग होते थे? तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। उजवार जो थे ये साधारण हल चलाने वाले होते थे। कडेसियार कौन होते थे? जो भूमिहीन होते थे और दास होते थे, उन्हें कडेसियार कहा जाता था। और अदमई के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता था, यानी कि दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कडेसियार और अदमई के नाम से जाना जाता था। और देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं। पहला विकल्प है वास्तविक हल के, दूसरा है मोहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल, तीसरा है खिलौना हल और चौथा है गुफा में बनाई गई चित्र में हल। तो पुरातत्वविदों को खिलौना हल मिले थे, सी विकल्प इसमें सही है। तो ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा कालीन लोग हल का प्रयोग करते थे, सी विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है तमिल महाकाव्य सिल्लप्पदिकारम की रचना की गई थी। पहला विकल्प है सतानर द्वारा, दूसरा है इलांगो द्वारा, तीसरा है तिरुवल्लुवर द्वारा और चौथा है कुट्टूवनार द्वारा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। सिल्लप्पदिकारम की रचना की गई थी इलांगो द्वारा, बी विकल्प इसमें सही है। ये तमिल महाकाव्य है और इसमें वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं और इसमें देवताओं के बारे में कहानियां भी शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिखा है शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। पहला इसमें लिखा है विकल्प भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, दूसरा है शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए,
तीसरा है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो शासकों ने मंदिर और मस्जिदों का निर्माण कराया क्योंकि वे भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करना चाहते थे, शक्ति और वैभव प्रदर्शन करना चाहते थे, और पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ABC तीनों ही सही लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? पहला विकल्प है उर्दू, दूसरा विकल्प है अंग्रेजी, तीसरा है मलयालम और चौथा है पंजाबी। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, मलयालम, क्योंकि महोदयपुरम का चेर साम्राज्य 9वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी वर्तमान केरल के हिस्से में स्थापित किया गया था और इस क्षेत्र में मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो शासकों ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है, तो इसीलिए सी विकल्प इसमें सही होगा, मलयालम। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि पहला विकल्प है कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया, दूसरा है इसने महिलाओं और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। तो संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया था। केवल ए इसमें सही है और बी गलत है क्योंकि इसने महिलाओं और कामगारों को सभाओं में शामिल नहीं किया था, इसीलिए ए सिर्फ सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, पहली सूती कपड़ा मिल में स्थापित की गई। पहला विकल्प है कलकत्ता, दूसरा है बम्बई, तीसरा है मद्रास और चौथा है सूरत। तो पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई, बी विकल्प इसमें सही है। कब की गई? 1854 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? पहला विकल्प है विधवा पुनर्विवाह के लिए, दूसरा है जाति उन्मूलन के लिए, तीसरा है लड़कियों की शिक्षा के लिए और चौथा है महिलाओं की और अधिक स्वतंत्रता के लिए। ये प्रश्न पहले भी प्रैक्टिस में आ चुका है, तो आपको पता होगा जाति उन्मूलन के लिए, बी विकल्प इसमें सही है। तो परमहंस मंडली एक सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना 1849 में बम्बई में दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग और उनके मित्रों के एक समूह द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? जाति उन्मूलन। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है? पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा है ज्योतिराव फुले, तीसरा है घासीदास और चौथा है पेरियार। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पेरियार। इनका पूरा नाम है EV रामास्वामी नायकर, इन्हें ही पेरियार कहा जाता है और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया क्योंकि? पहला विकल्प है अंग्रेजी सरकार इसे कुचल रहे थे, दूसरा है यह उतना कामयाब नहीं हुआ जितनी उम्मीद की गई थी, तीसरा है यह हिंसात्मक हो गया था और चौथा है बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया था इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि उसी समय
1922 में चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसमें किसानों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और उसमें पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसीलिए गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे रोक दिया था, क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि समय के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा किस क्रम में आएगा। खिलाफत आंदोलन, तो ये तो हुआ था 1920 में, और रॉलेट एक्ट ये 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, और दांडी मार्च 1930 में। तो सबसे पहले आएगा सी के, तो सबसे पहले आएगा सी के बाद आएगा डी के बाद ए के बाद बी, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला विकल्प है 1935, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950 और चौथा है 1956। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। सी विकल्प इसमें सही है। और 1 जनवरी 2015 को 15 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया? ये मैंने कल भी बताया था, आपको याद भी होगा। पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो विविधता में एकता जो मुहावरा है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचा गया। तीसरा विकल्प इसमें सही है। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। तो ये कौन से विचार होते हैं? पहला विकल्प है बाह्य समूह, दूसरा है पूर्वाग्रह, तीसरा है भेदभाव और चौथा है रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है? लेखपाल आप जानते होंगे। पहला विकल्प है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, दूसरा विकल्प है सिंचाई का प्रबंध करना, तीसरा है ग्राम सभा की सूची तैयार करना और चौथा है ग्राम पंचायत के फंड का नियंत्रण करना। तो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का अर्थ है, लेखपाल के कार्य का अर्थ है जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना। ए विकल्प इसमें सही है। तो लेखपाल जो है ग्राम स्तरीय राजस्व अधिकारी होता है और इसका कार्य क्या है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। पहला विकल्प है जनपद पंचायत द्वारा, दूसरा है जिला परिषद द्वारा, तीसरा है पंचायत समिति द्वारा और चौथा है ग्राम सभा द्वारा। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है पूछा गया है। तो डी विकल्प इसमें सही होगा, ग्राम सभा द्वारा। तो ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है, इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, यह सुनिश्चित करने के लिए। पहले में लिखा है मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। और बी में लिखा है बड़े जलपोत इस अवधि यानी समय मछलियां पकड़ सकते हैं। और सी में लिखा है नाव सुरक्षित रहें। तो इसमें सिर्फ ए सही है, क्योंकि मानसून के दौरान मछलियों
के प्रजनन का समय होता है और उनकी आबादी कम ना हो, इसीलिए मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते हैं। पहला सिर्फ सही है, तो केवल ए इसमें सही है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं कहलाता है। पहला विकल्प है नगर निगम, दूसरा है निगम पार्षद, तीसरा है निर्वाचन क्षेत्र और चौथा है जिला परिषद। तो एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया? पहला है अवसर की समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा है आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिखा है राज्य के धर्म का पृथकीकरण की ओर ले जाता है। पहला है बहुसंख्यकों की निरंकुशलता से बचाव, दूसरा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, तीसरा है राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि और चौथा है सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम। तो राज्य के धर्म का पृथकीकरण की ओर ले जाता है, तो इसमें पहला सही होगा, बहुसंख्यकों की निरंकुशलता से बचाव, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि। ए बी सी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? पहला है न्यायाधीश, दूसरा है पुलिस, तीसरा है सरकारी वकील। तो ये तीनों ही आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ए बी सी यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? पहला है तवा मत्स्य संघ, दूसरा है स्वस्थ फाउंडेशन, तीसरा है सफाई कर्मचारी आंदोलन और चौथा है आरोग्य सेवा। तो भारत में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए गैर लाभकारी संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन ने मैला ढोने की जारी प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही होगा, सफाई कर्मचारी आंदोलन। सी विकल्प इसमें सही है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इसके पहले जो वीडियो आ चुकी हैं, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए हैं मैंने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।